जनरल इंग्लिश के दो मेन सेक्शन होते हैं, ग्रामर सेक्शन और वोकैबुलरी सेक्शन। ग्रामर सेक्शन यानी रूल सेक्शन, नियम कानून खंड। ग्रामर सेक्शन में आप सबको बताया जाता है कि जब आप इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे तो जब सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे, फ्रेम करेंगे, तो शब्दों का क्रम क्या होगा, कौन से शब्द के पहले कौन सा शब्द कब आएगा नहीं आएगा, और फिर कौन से शब्द के बाद कौन सा शब्द आएगा नहीं आएगा। इंग्लिश, जनरल इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर सेक्शन में हमें 15-16 लेसन्स पढ़ने, ज़्यादा नहीं पढ़ने। दूसरा सेक्शन होता है वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी सेक्शन थोड़ा टफ सेक्शन है ग्रामर सेक्शन के मुकाबले, क्योंकि जैसा आपने सुना, मैंने कहा कि ग्रामर सेक्शन में ज़्यादा नहीं 15-16 लेसन है, तो लेसन्स तो वोकैबुलरी सेक्शन में ज़्यादा नहीं है, 5-6 हैं, 5-6 टॉपिक्स है जिनके नाम से हम वोकैबुलरी को सीखते हैं। लेकिन वोकैबुलरी की लिमिट नहीं है, ग्रामर सेक्शन के चैप्टर्स के, लेसन्स के, रूल्स के लिमिट है। जो रूल्स हैं, उनके जो एक्सेप्शन हैं वो लिमिटेड नंबर में है, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, ईडियम्स हैं, वो लिमिटेड नंबर में नहीं है। आपको बता दूं मैं कि अंग्रेजी भाषा में 10 लाख से भी अधिक शब्द हैं, और इन 10 लाख शब्दों को आप यूं ही लिख के रट के नहीं सीख सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश वोकैबुलरी सीखनी है तो आपको उसके नेचुरल तरीके से, स्टैंडर्ड तरीके से सीखना होगा। मैं ब्रजेश कुमार ज्ञान वृक्ष के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपको नेचुरल और स्टैंडर्ड तरीके से इंग्लिश वोकैबुलरी पढ़ाऊंगा और सिखाऊंगा। देखिए, तीन चीजें हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड्स। प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड्स। प्रीफिक्स शब्द का वो अंश होता है जो किसी वर्ड के पहले लगकर उसका फॉर्म और मीनिंग चेंज कर देता है। सफिक्स वो शब्दांश है, वर्ड का वो पार्ट है जो किसी वर्ड के बाद में लगकर उसका फॉर्म और मीनिंग चेंज कर देता है। और रूट वर्ड, बेस वर्ड वो वर्ड हैं जिसमें प्रीफिक्स, सफिक्स को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। अगर आप सारे प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड जान जाते हैं तो आप इंग्लिश के मोर देन 70% वर्ड्स यूं ही जान जाएंगे। यूं ही कहने का मतलब है बिना देखे, बिना पढ़े। यहाँ पे इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड सीखने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से, स्टैंडर्ड तरीके से वोकैबुलरी लर्निंग नहीं करते हैं। अगर आप नेचुरल या स्टैंडर्ड तरीके से वोकैबुलरी लर्निंग करेंगे तो आपके लिए इंग्लिश सीखना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। तो कहा जाता है कि इंग्लिश में 10 लाख से भी अधिक शब्द हैं, और 10 लाख का 70% 7 लाख हो जाता है। तो अगर आप सारे प्रीफिक्स, सारे सफिक्स और सारे रूट वर्ड जान जाते हैं तो आप 7 लाख प्लस शब्द यूं ही जान जाएंगे। आप सबको पता होना चाहिए कि इंग्लिश एक ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस। अंग्रेजी बहुत सारी दूसरी भाषाओं का मिश्रण है, और अंग्रेजी पर 2 लैंग्वेजेस का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। एक है ग्रीक लैंग्वेज और दूसरा है लैटिन लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है कि ग्रीक लैंग्वेज के रूट वर्ड्स और लैटिन लैंग्वेज के रूट वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इंग्लिश में। यानी ये जो टॉपिक है हमारा रूट वर्ड, इसमें हम लोग मेनली 2 भाषाओं के रूट वर्ड्स को पढ़ेंगे। तो पहला है ग्रीक और दूसरा है लैटिन। अभी हम लोग ग्रीक भाषा के रूट वर्ड को पढ़ना चालू करते हैं, और हमारा पहला रूट वर्ड है ए, एम और एन। ए, एम और एन रूट वर्ड हैं, ये ज़्यादातर प्रीफिक्स का ही काम करते हैं, मतलब शब्दों के पहले जुड़कर उनका फॉर्म और उनका मीनिंग चेंज करते हैं। तो ये जो ए, एम और एन है, ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं। इनको इंग्लिश का शब्द समझने का भूल मत कीजिएगा। तो ए, एम और एन का मतलब इंग्लिश में होता है नो, नॉट, विदाउट, न, नहीं, के बिना, के बगैर। तो अगर ए, एम, एन का मतलब नो, नॉट, विदाउट है तो आप समझ सकते हैं कि जिस भी वर्ड के पहले प्रीफिक्स के रूप में आप ए, एम, एन को ऐड करेंगे, वो उस शब्द का, वो उस वर्ड का एंटो तैयार कर देगा।
ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं जो ए, एम और एन से बनते हैं, सारे शब्दों को देखना संभव नहीं है, लेकिन हम उन कुछ खास इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जरूर देखेंगे जो कॉमनली हम और आप यूज करते हैं और जो बराबर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपको शब्द बताए जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वोकैबुलरी लर्निंग की, रूट वर्ड्स की, प्रीफिक्स की, सफिक्स की, वो डेवलप हो रही। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, तो पहला शब्द है ए बायोटिक। द फर्स्ट वर्ड इज ए बायोटिक। अब ये देखिए, ए बायोटिक उल्टा है, एंटो है, अपोजिट है किसका? बायोटिक का। ए हटाया हमने, बायोटिक बन गया। अब बायोटिक में ए जोड़ेंगे, ए बायोटिक हो जाएगा। अगर हमें बायोटिक का मीनिंग पता है तो हमें ए बायोटिक का भी मीनिंग पता है। अब हम क्या करेंगे? बायोटिक को स्प्लिट करेंगे, बायोटिक को उसके छोटे से छोटे यूनिट में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तोड़ने का मतलब ये है कि प्रीफिक्स अलग कर देंगे, सफिक्स अलग कर देंगे, रूट वर्ड अलग कर देंगे। और मैंने कहा है आपको कि अगर इन 3 कंपोनेंट के मीनिंग आपको मालूम है तो लगभग हर शब्द का अर्थ आपको मालूम है। देखिए, सबसे पहले मैं बायो को अलग कर रहा हूं, सेपरेट कर रहा हूं। बायो रूट वर्ड है, ये भी ग्रीक भाषा का ही शब्द है, और आप सबको मालूम होना चाहिए कि बायो का मतलब लाइफ होता है, जीवन होता है, जिंदगी होती है। और ये आईसी हमारा सफिक्स है। अगर किसी वर्ड का सफिक्स आईसी है तो इसका मतलब है कि वो वर्ड किसी पर्सन या थिंग की बात कर रहा है। तो बायो का मतलब लाइफ हो गया और आईसी सफिक्स है, उसका मतलब हो गया रिलेटेड टू एनी पर्सन और एनीथिंग। तो बायोटिक का मतलब क्या हो जाता है? एनीथिंग दैट हैज लाइफ। तो कोई भी चीज जिसमें लाइफ होती है, जीवन, जान, प्राण होता है, उसको बायोटिक बोलते हैं। और बायोटिक का उल्टा ए बायोटिक। तो ए बायोटिक का मतलब क्या हो जाएगा? एनीथिंग दैट हैज नो लाइफ। तो ऐसी कोई चीज जिसमें लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है, जान प्राण नहीं है, उसको ए बायोटिक बोलेंगे, है ना। ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसी कोई चीज जो लिविंग थिंग से, लिविंग बीइंग से रिलेटेड है, वो बायोटिक है, और ऐसी कोई चीज जो लिविंग बीइंग से रिलेटेड नहीं है, वो ए बायोटिक है। हम अक्सर पढ़ते भी हैं सोशल साइंस में कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसके 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और ए बायोटिक। बायोटिक यानी लिविंग और ए बायोटिक यानी नॉन लिविंग। आइए बढ़ते हैं आगे। दूसरा वर्ड है हमारे सामने ए बैक्टीरियल। यहां भी देख रहे हैं आप, ये जो ए है ये रूट वर्ड है, आप उसको प्रीफिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि वो पहले जुड़ा हुआ है। अब ए बैक्टीरियल किसका उल्टा है? बैक्टीरियल का उल्टा है। अगर आपको बैक्टीरियल का मीनिंग पता है तो आपको ए बैक्टीरियल का भी मीनिंग पता है। अब देखिए, यहाँ पे IAL ये भी सफिक्स है, और IL का भी मतलब वही होता है जो IC का मतलब होता है, यानी कोई पर्सन या थिंग। और बैक्टीरिया तो आप जान रहे हैं, जिसको हिंदी में हम लोग जीवाणु बोलते हैं, वो एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो बैक्टीरियल इज एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू बैक्टीरिया। तो कोई भी चीज जो बैक्टीरिया से रिलेटेड है, जीवाणु से संबंधित है, उसको बैक्टीरियल बोलते हैं। अब आप लोग बताइए कि ये बैक्टीरियल का मतलब क्या होगा? तो बैक्टीरियल, ए बैक्टीरियल इज एनीथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू बैक्टीरिया। तो कोई भी चीज जो बैक्टीरिया से रिलेटेड नहीं है वो ए बैक्टीरियल है ना। अगर हम कहते हैं कि ये बैक्टीरियल प्रोसेस है, ये बैक्टीरियल प्रोसेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस प्रोसेस में बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। वो प्रोसेस, वो केमिकल रिएक्शन बैक्टीरिया के प्रेजेंस में ही होगा। अगर हम कहते हैं कि ए बैक्टीरियल प्रोसेस है तो उसका मतलब क्या है कि उस प्रोसेस में, उस केमिकल प्रोसेस में बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है। अगर हम कहते हैं ये बैक्टीरियल डिजीज है, इसका मतलब वो डिजीज बैक्टीरिया कॉज करता है, बैक्टीरिया पैदा करता है। अगर हम कहते हैं ये ए बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब वो डिजीज किसी भी कारण से पैदा हो लेकिन उसमें बैक्टीरिया कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। चलो, ओके एवरीवन, थर्ड वर्ड इज ए बायोजेनेसिस। अब अगर यहां से ए रिमूव कर देंगे हम तो हो जाएगा बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस ए बायोजेनेसिस का उल्टा है। अगर आपको बायोजेनेसिस का मीनिंग मालूम चल गया तो आपको ए बायोजेनेसिस का भी मीनिंग मालूम चल जाएगा। आइए बायोजेनेसिस के मीनिंग को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे बायो है रूट वर्ड, और यहाँ पर एक और रूट वर्ड है जेनेसिस। तो जेनेसिस का मतलब होता है टू जेनरेट। जेनेसिस का मतलब होता है टू
जनरेट, टू क्रिएट, टू जनरेट यानी उत्पन्न करना, पैदा करना, निर्माण करना। और बायो का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन। तो बायोजेनेसिस एवरीवन एक थियरी, एक सिद्धांत है जो कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी जनरेटेड ओनली फ्रॉम अदर लिविंग मैटर। ये बायोजेनेसिस कहता है कि किसी सजीव प्राणी का निर्माण दूसरे सजीव पदार्थ से ही हो सकता है, बायोजेनेसिस। और बायोजेनेसिस का उल्टा हो जाएगा ए बायोजेनेसिस। तो जैसे ये थियरी है वैसे ये भी थियरी है। तो ये थियरी कहती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी जनरेटेड ओनली फ्रॉम अदर लिविंग मैटर। ए बायोजेनेसिस क्या कहेगी? ए बायोजेनेसिस कहेगी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी जनरेटेड फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ओके, इसका भी डेफिनेशन में लिख, the theory that living organisms generate from non-living things। जैसा कि आप देख सकते हैं बायोजेनेसिस को हिंदी में कहते हैं जीव जनन, तो ए बायोजेनेसिस को हिंदी में बोलेंगे अजीव जनन। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे शब्द की तरफ। चौथा शब्द है हमारा एबिस्मल। अब यहाँ पे ए है, ए का मतलब क्या होता है? नो, नॉट, विदाउट। उसके बाद यहाँ पे एक रूट वर्ड है बिस, BYS, बिस। बिस का मतलब होता है बेस। बिस का मतलब इंग्लिश में होता है बेस, बेस यानी आधार। यहाँ पे आधार का मतलब है, यहाँ पे आधार का मतलब है कोई अच्छी चीज, कोई अच्छे गुण। तो ए बेस यानी बेस का अच्छे क्वालिटी का अभाव। तो एबिस्मल का मतलब हो जाएगा वेरी बैड। अब अगर किसी चीज में कोई अच्छी चीज है ही नहीं तो वो खराब है, वो बुरा है, वो निम्न है, वो बहुत बुरा है। और बिस का मतलब बेस, वो आधार वाला भी बेस हो सकता है, यानी नो बेस, वेरी डीप, बहुत गहरा। तो एबिस्मल के दो मीनिंग होते हैं, वेरी बैड और वेरी डीप। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ड नंबर 5 की तरफ। वर्ड नंबर 5 है एबिस। ओके एवरीवन, यहाँ भी ए है और यहाँ भी बिस है। तो ए का मतलब हो गया नो, नॉट, विदाउट, और बिस का मतलब हो गया बेस। तो एबिस कहते हैं किसी ऐसी जगह को जिसमें बेस होता ही नहीं है। आप कह सकते हैं वेरी डीप होल, एक बहुत गहरा गड्ढा, दैट सीम्स टू हैव नो बॉटम, जिसका बॉटम, जिसका निचला स्तर पता चलता ही नहीं। तो ऐसे किसी चीज को इंग्लिश में हम लोग एबिस कहते हैं, हिंदी में आप उसको खाई कह सकते हैं, पाताल कह सकते हैं, वितल कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ड नंबर 6 की तरफ। वर्ड नंबर 6 है एकैरपस। एकैरपस किसका उल्टा है? कैरपस का उल्टा है। ए रिमूव करेंगे, ए कैरपस का एंटो तैयार हो जाएगा। कैरपस का मीनिंग जान जाएंगे हम तो ए कैरपस का भी मीनिंग जान जाएंगे। अब देखिए कैरपस में कार्प रूट वर्ड है। कार्प का मतलब इंग्लिश में होता है फ्रूट, और OUS ये सफिक्स है। OUS का भी मतलब वही होता है जो हमने IC का मीनिंग देखा था, यानी कोई पर्सन या थिंग, कोई पर्सन या थिंग। ओके एवरीवन, तो कार्प मतलब फ्रूट हो गया, OUS मतलब पर्सन और थिंग। तो कैरपस एवरीवन मेनली बेसिकली ट्रीज को बोलते हैं, प्लांट्स को बोलते हैं, वो पेड़ पौधे जिनमें फ्रूट आता है, जो फल को जन्म देते हैं, उनको कैरपस बोलते हैं। और कैरपस का उल्टा हो जाएगा ए कैरपस। आप ए कैरपस को एक वर्ड में बोल सकते हैं फ्रूटलेस, बैरन भी बोल सकते हैं। फ्रूटलेस जिसमें कोई फल ही नहीं होता है, उसको आप दूसरे सेंस में भी यूज कर सकते हैं, किसी एक्टिविटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई काम जिसको करने का कोई फायदा नहीं है, जो फ्रूटलेस है, जो यूजलेस है। और बैरन मतलब बंजर, ठीक है, आप इसको स्टेराइल भी बोल सकते हैं। तो कैरपस का उल्टा हो गया एवरीवन ए कैरपस। चलिए अगला वर्ड है एसेफेलस। एसेफेलस किसका उल्टा हो गया? सेफेलस का उल्टा हो गया। अब देखिए यहाँ पे रूट वर्ड है सेफल। सेफल का मतलब होता है एवरीवन हेड, HEAD, हेड। हेड का मतलब हो गया सिर, सर, माथा। और OUS क्या है? सफिक्स है। तो सेफेलस का मतलब क्या हो गया? ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका डिफरेंशिएबल हेड होता है,
ऐसा कोई प्राणी है ना जिसको देख के पता चल सकता है कि उसका हेड है, उसका सिर है, उसका माथा है। ये एक मीनिंग हुआ। इसका दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा? ऐसी कोई संस्था, कोई व्यवस्था जिसका कोई लीडर है, जिसका कोई हेड है, जिसका कोई नेता है, नेतृत्व है, मुखिया है, उसको सेफिलिस बोलेंगे। और सेफिलिस का उल्टा हो जाएगा एसेफिलिस। यानी ऐसी कोई व्यवस्था, कोई संस्था, कोई देश, कोई समाज जिसका कोई नेतृत्व नहीं है, जिसका कोई लीडर नहीं है, जिसका कोई हेड नहीं है, जिसका कोई मुखिया नहीं है। ये था एवरीवन वर्ड नंबर 7। ओके एवरीवन, वर्ड नंबर 8 इज एसेंट्रिक। एसेंट्रिक किसका उल्टा है? सेंट्रिक का उल्टा है। सेंट्रिक का मीनिंग मालूम चल गया तो एसेंट्रिक का भी मीनिंग मालूम चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सफिक्स है आईसी। आईसी मतलब कोई पर्सन या थिंग। ओके, उसके बाद क्या बचा? उसके बाद बचा सेंटर। सेंटर एक इंग्लिश वर्ड है। सेंटर का मतलब आपको मालूम है हिंदी में केंद्र होता है। ओके, सो सेंट्रिक का मतलब क्या हो जाएगा? एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू सेंटर। तो कोई भी चीज एवरीवन जो सेंटर से, केंद्र बिंदु से रिलेटेड है, संबंधित है, उसको सेंट्रिक बोलते हैं। हिंदी में आप कह सकते हैं केंद्री, केंद्र से संबंधित। तो एसेंट्रिक क्या हो जाएगा? अकेंद्री, यानी एनीथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू सेंटर। एनीथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू center is called what? Acentric. Okay, word number 9. Word number 9 is achromatic. Achromatic किसका उल्टा है? क्रोमैटिक का उल्टा है। क्रोमैटिक को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, तो क्रोम अलग हो जाएगा, क्रोम या क्रोमा अलग हो जाएगा, आईसी अलग हो जाएगा। तो आईसी का मतलब क्या हो गया? कोई पर्सन या थिंग। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्रोम का मतलब इंग्लिश में कलर होता है। क्रोम एक ग्रीक रूट वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है, अंग्रेजी ने उसको अपना लिया है। क्रोम का मतलब इंग्लिश में होता है कलर, हिंदी में हो जाएगा रंग या वर्ण। तो क्रोमैटिक का मतलब क्या हो जाएगा? एनीथिंग दैट हैज कलर और एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू कलर। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जिसमें रंग है, कलर है, उसको क्रोमैटिक बोलते हैं। सिंपल वर्ड में आप उसको कह सकते हैं कलरफुल, रंगीन। और क्रोमैटिक, क्रोमैटिक का उल्टा है, तो क्रोमैटिक का मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल वर्ड्स में एनीथिंग दैट हैज नो कलर। ऐसी कोई चीज जिसमें कलर है ही नहीं, जिसमें रंग नहीं है। बिल्कुल सिंपल वर्ड में कलरलेस, रंगहीन। क्रोमैटिक रंगीन, एक्रोमैटिक रंगहीन। ओके, वर्ड नंबर 10 इज एसाइक्लिक। एसाइक्लिक किसका उल्टा हो गया? साइक्लिक का उल्टा हो गया। ए रिमूव करेंगे, उसका एंटो बन जाएगा। साइक्लिक साइकिल से बना है। साइकिल का मतलब आपको पता है चक्र होता है। तो साइक्लिक कहते हैं एवरीवन किसी इवेंट को, किसी घटना को जो एक रिपीटेड पैटर्न को फॉलो करता है, एक रिपीटेड इंटरवल के बाद अपने आप को दोहराते रहता है, चक्रीय हिंदी में। एसाइक्लिक उसका उल्टा हो जाएगा, यानी नॉट फॉलोइंग अ रिपीटेड पैटर्न। आप ए जोड़ रहे हैं प्रीफिक्स के रूप में, रूट वर्ड के रूप में, तो सिंपल मीनिंग में नॉट जुड़ेगा, नो जुड़ेगा, विदाउट जुड़ेगा। तो एसाइक्लिक का मतलब हो गया अचक्रीय, यानी वो घटनाएं जो किसी खास इंटरवल के बाद रिपीट नहीं होती है ना, उनका कोई फिक्स्ड इंटरवल नहीं होता है। ओके, वर्ड नंबर 11 इज एगोनिक। चलिए, तो एगोनिक आप समझ रहे हैं, गोनिक का उल्टा है। तो एगोनिक का मतलब समझते हैं। ए अलग कर दिया हमने, गॉन अलग कर दिया, आईसी अलग कर दिया हमने। आईसी सफिक्स है, किसी पर्सन या थिंग की बात होगी। गॉन का मतलब बता दूं मैं आपको, एंगल होता है। GON, गॉन रूट वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है, अंग्रेजी ने उसको अपनाया है। गॉन का मतलब इंग्लिश में होता है एंगल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोण। और ए यानी नो, नॉट, विदाउट। तो एगोनिक का मतलब क्या? एगोनिक का मतलब एनीथिंग दैट डजंट फॉर्म और हैव एन एंगल। तो एगोनिक किसी चीज को बोलेंगे जो कोई एंगल नहीं बनाता है, जो कोई कोण नहीं बनाता है, या जिसमें कोई कोण नहीं है। गोनिक जो एंगल बनाता है या जिसमें कोण है,
और एगोनिक जो कोई एंगल बनाता नहीं है या फिर उसमें कोई एंगल नहीं है, एगोनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं एवरीवन। वर्ड नंबर 12 इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्राफिया। ये एक अक्षमता है। अब किस चीज की अक्षमता है समझते हैं। ए अलग हो गया और आप ग्राफ को इस तरह से अलग कर लीजिए, इस तरह से अलग कर लीजिए, क्योंकि ग्राफ रूट वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्राफ का मतलब होता है इंग्लिश में राइट या ड्रॉ। ग्राफ का मतलब इंग्लिश में होता है टू राइट या टू ड्रॉ, लिखना या बनाना। अब ए लग गया, नो नॉट या विदाउट आ जाएगा। ग्राफिया एवरीवन एबिलिटी होती है लिखने की, लिखने की क्षमता को ग्राफिया बोलते हैं। तो एग्राफिया किसको बोलेंगे, लिखने की अक्षमता को। ठीक है, तो इसका मीनिंग मैं सिंपल वर्ड्स में लिख रहा हूं, इनएबिलिटी टू राइट। लिखने की अक्षमता को अग्राफिया कहते हैं इंग्लिश में एक वर्ड में। ठीक है, अब समझते हैं वर्ड नंबर 13 को, एलेक्सिया। देखिए यहां भी ए है ना, और फिर यहाँ पे लेक्स है। लेक्स रूट वर्ड होता है एवरीवन। लेक्स का मतलब हो गया यहाँ पर रीड। ठीक है, तो लेक्स का मतलब हो गया रीड। अब एलेक्सिया भी एवरीवन क्या है, एक तरह से अक्षमता है, इनएबिलिटी है, ये एक अंधता है, ये पढ़ने की अंधता है। तो आप कह सकते हैं लॉस ऑफ द एबिलिटी टू रीड, लॉस ऑफ द एबिलिटी टू रीड। ये एवरीवन एक कंडीशन होता है जिसमें कोई व्यक्ति पढ़ना भूल जाता है, मतलब उसके पढ़ने की शक्ति, ताकत, क्षमता खो जाती है, ब्रेन में उसके कोई डैमेज होता है और फिर वो पढ़ नहीं पाता है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं एलेक्सिया, इनएबिलिटी टू रीड। ओके एवरीवन, वर्ड नंबर 14 इज एमॉर्फस। ठीक है, एमॉर्फस मॉर्फस का उल्टा है। आपको अगर मॉर्फस का मीनिंग पता है तो एमॉर्फस का भी पता हो जाएगा। मॉर्फस को स्प्लिट करते हैं, ओयूएस जो कि सफिक्स है उसको अलग कर दिया, मॉर्फ जो कि रूट वर्ड है उसको अलग कर दिया। अगर दोनों के मीनिंग मालूम है तो आपको मॉर्फस का मतलब मालूम है, मॉर्फस का मतलब मालूम है तो एमॉर्फस का भी मतलब मालूम चल जाएगा। देखिए एवरीवन ध्यान दीजिएगा, MORPH मॉर्फ एक रूट वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका मतलब इंग्लिश में होता है फॉर्म। मॉर्फ का मतलब इंग्लिश में होता है फॉर्म, यानी रूप, स्वरूप, ढांचा, आकृति। और OUS का मतलब क्या हुआ, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू अ पर्सन और थिंग। तो मॉर्फस का मतलब क्या हो जाता है, एनीथिंग दैट हैज डेफिनिट फॉर्म, दैट हैज डेफिनिट शेप और साइज। तो ऐसी कोई चीज जिसका कोई निश्चित आकार होता है, लंबाई होती है, उसको मॉर्फस बोलते हैं इंग्लिश में। और मॉर्फस का उल्टा हो गया अमॉर्फस, यानी एनीथिंग दैट हैज नो डेफिनिट शेप और साइज। अब यहाँ ए आके जुड़ा है तो नो आएगा। ऐसी कोई चीज जिसका कोई डेफिनिट शेप या साइज नहीं होता है उसको अमॉर्फस कहते हैं। आप अमॉर्फस को हिंदी में कह सकते हैं आकारहीन। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 15 है एमोरल। एमोरल आपको एक सेकंड के लिए लग सकता है कि मोरल का उल्टा है, लेकिन ऐसा है नहीं एवरीवन। मोरल का उल्टा इमोरल होता है, ना कि अमोरल। अब हम इन तीनों शब्दों के मीनिंग को समझेंगे। मोरल को हिंदी में नैतिक बोलते हैं। नैतिक क्या होता है, नैतिक कोई पर्सन होता है या एक्ट होता है, कोई व्यक्ति या कोई क्रियाकलाप जो सही है, जो उचित है, उसको मोरल बोलते हैं। सही किसके हिसाब से, धर्म, नीति, न्याय, कानून, समाज के हिसाब से कोई व्यक्ति या कोई क्रियाकलाप, कोई कार्य, कोई काम सही है तो वो मोरल है। मोरल का उल्टा इमोरल होता है। तो इमोरल किसको बोलेंगे, किसी पर्सन को बोल सकते हैं, किसी एक्ट को बोल सकते हैं दैट इज राइट और नॉट राइट, नॉट राइट। तो ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई काम जो सही नहीं है, जो उचित नहीं है, जो गलत है, धर्म, कानून, समाज, नीति, न्याय के हिसाब से गलत है, वो उसको इमोरल बोलते हैं। अब समझते हैं अमोरल का मतलब क्या होता है। एवरीवन ध्यान दीजिएगा, अमोरल किसी पर्सन को ही बोलते हैं हु डजंट नो, अ पर्सन हु डजंट नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसको पता ही नहीं है सही क्या है, गलत क्या है,
जिसको सही गलत का भेद नहीं है उसको अमोरल बोलते हैं। आप हिंदी में एक शब्द में उसको बोल सकते हैं अज्ञानी, जिसको ज्ञानी नहीं, जिसको बुद्धि नहीं है, सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड नंबर 16 है अमनीशिया। अमनीशिया का मतलब समझते हैं। ए तो अलग हो ही जाएगा, ए आया है मतलब नो नॉट विदाउट का सेंस आएगा। उसके बाद देखिए इसमें एक रूट वर्ड है एमएनई, है ना, इसका मतलब मेमोरी होता है। MNE का मतलब इंग्लिश में होता है मेमोरी। मेमोरी का मतलब स्मृति, जहन, याददाश्त। तो आपको आइडिया मिलना अब चालू हो गया होगा कि शब्द कैसे बनते हैं और शब्द के मीनिंग को कैसे डिकोड करना है, प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड को अलग करके। सो एमनीशिया एवरीवन एक कंडीशन है, एक स्थिति है, परिस्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति की मेमोरी लूज हो जाती है। इसको हिंदी में एक शब्द में कहते हैं स्मृति लोप, है ना, याददाश्त खो जाती है, जहन उड़ जाता है, लॉस ऑफ मेमोरी, एमनीशिया। वर्ड नंबर 17 इज एवरीवन अम्ब्रोसिया। चलिए अम्ब्रोसिया के मतलब को भी समझते हैं। ये एम अलग हो गया, एम का मतलब क्या हो गया, नो नॉट विदाउट। और ये ब्रॉस रूट वर्ड है एवरीवन। ब्रॉस का मतलब इंग्लिश में होता है डेथ। रूट वर्ड कहने का मतलब है कि वो अंग्रेजी का मूल शब्द नहीं है, वो दूसरे किसी और भाषा का मूल शब्द है, या तो ग्रीक का, या तो लैटिन का, या फिर किसी और लैंग्वेज का भी वर्ड्स हो सकता है। तो ब्रॉस का मतलब है डेथ, डेथ यानी मौत, मृत्यु। एम का मतलब हो गया नो नॉट विदाउट। कुछ आइडिया मिल रहा है, समझिए। अम्ब्रोसिया को हिंदी में अमृत बोलते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए अमृत क्या होता है। सब्सटेंस होता है जिसको आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। खाने के बाद, पीने के बाद, सेवन करने के बाद क्या हो जाएंगे आप, अमर हो जाएंगे, इमोर्टल हो जाएंगे, डेथलेस हो जाएंगे। तो अम्ब्रोसिया को हिंदी में कहेंगे अमृत, और इंग्लिश में सिंपल वर्ड में फूड दैट मेक्स इमोर्टल। ओके, वर्ड नंबर 18 है एवरीवन अनेमिया। ये बहुत कॉमन वर्ड है, इसका मीनिंग आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, रटा होगा आपने। लेकिन देखिए अनेमिया बना कैसे है। एन अलग हो गया, एन यानी नो नॉट विदाउट, और यहाँ पे देखिए रूट वर्ड है ईमिया। ईमिया एक रूट वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब ब्लड होता है या ब्लड कंडीशन होता है। ईमिया का मतलब इंग्लिश में होता है ब्लड कंडीशन, और एन का मतलब क्या हो गया, नो नॉट विदाउट। यानी अनीमिया एक कंडीशन है जिसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ब्लड की, खून की, रक्त की, लहू की खासी कमी हो जाती है। तो बिल्कुल सिंपल वर्ड में कह सकते हैं लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी, और हिंदी में अरक्तता। चलिए वर्ड नंबर 19 देखते हैं एवरीवन, एनोस्मिया। चलिए तो एन अलग कर दिया हमने, प्रीफिक्स है, रूट वर्ड है वो। एन का मतलब नो नॉट विदाउट, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा OSM, ऑस्म, ये रूट वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब इंग्लिश में होता है स्मेल, SMELL, स्मेल, हिंदी में गंध, है ना। तो एनोस्मिया भी एवरीवन एक कंडीशन है, और इस कंडीशन में क्या होता है, सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, आदमी सूंघ ही नहीं पाता है। ओके एवरीवन, वर्ड नंबर 20, वर्ड नंबर 20 इज व्हाट, एनोनिमस। चलिए एन अलग हो गया, नीम अलग हो गया, सफिक्स अलग हो गया, प्रीफिक्स अलग, रूट वर्ड अलग, सफिक्स अलग। एन का मतलब क्या हो गया, नो नॉट विदाउट। OUS इसका मतलब क्या है, किसी पर्सन या थिंग की बात होगी। नीम का मतलब क्या हो गया, नेम या वर्ड। ध्यान दीजिएगा NYM, नीम का मतलब इंग्लिश में नेम या वर्ड होता है, नाम या कोई शब्द, ठीक है। तो एनोनिमस का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी कोई चीज जिसका कोई नाम ही नहीं है ना, ऐसी कोई चीज जिसका कोई ओनर ही नहीं है, जिसका कोई माए बाप नहीं है, जिसको देखने वाला, पूछने वाला कोई नहीं है। एनोनिमस को एवरीवन हिंदी में एक शब्द में कहते हैं बेनामी। आप सुनते होंगे एनोनिमस लेटर, मतलब बेनामी खत, ऐसा खत जिसको लिखा किसने है मालूम नहीं। आप बहुत पोइट्री पढ़ते होंगे, कोटेशन पढ़ते होंगे, स्टोरी पढ़ते होंगे, उसके नीचे एनोनिमस लिखा रहता होगा। इसका मतलब क्या है, उसके जो राइटर हैं, ऑथर है, क्रिएटर है, उनका पता किसी को नहीं, इसलिए एनोनिमस लिखा है। तो ये था एवरीवन वर्ड नंबर 20। ओके एवरीवन, वर्ड नंबर 21, वर्ड नंबर 21 इज अनार्की। आइए अनार्की का मतलब समझते हैं। देखिए एन अलग हो गया, एन का मतलब क्या हो गया, नो नॉट विदाउट,
और आर्की, आर्की का मतलब होता है इंग्लिश में गवर्नमेंट, यानी नो गवर्नमेंट। ठीक है, तो अनार्की क्या है एवरीवन? अनार्की एक कंडीशन है, एक स्थिति परिस्थिति है जिसमें इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट इन अ कंट्री और स्टेट। अनार्की को एवरीवन हम लोग हिंदी में अराजकता बोलते हैं। अराजकता यानी एक ऐसा कंडीशन जिसमें किसी देश में या राज्य में कोई सरकार नहीं होती, कोई शासन प्रशासन, कोई व्यवस्था, कोई प्रणाली, कोई नियम कानून, कोई तंत्र नहीं रह जाता है, उसको अनार्की कहते हैं। अब अनार्की से ही बना अनार्किस्ट। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सफिक्स के रूप में आईएसटी आके जुड़ गया है। अगर किसी वर्ड का सफिक्स आईएसटी है, इसका मतलब वो वर्ड पर्सन की बात कर रहा है। सो अनार्किस्ट इज अ पर्सन who wants to destroy government। अनार्किस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है, जो चाहता ही नहीं है कि कोई सरकार हो, कोई व्यवस्था हो, कोई प्रणाली हो, कोई तंत्र हो, कोई नियम कानून हो, वो चाहता ही नहीं। अगला वर्ड एवरीवन, अनार्की से ही बना अनार्किज्म। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सफिक्स के रूप में आईएसएम है, एन तो है ही, आर्क तो है ही। एन का मतलब नो हो गया, नो नॉट विदाउट, और आर्क का मतलब हो गया गवर्नमेंट, और आईएसएम का मतलब होता है बिलीफ। आईएसएम एवरीवन सफिक्स है, इसका मतलब होता है बिलीफ, यानी बिलीफ इन नो गवर्नमेंट, बिलीफ इन नो गवर्नमेंट। तो किसी भी तरह के शासन प्रशासन में कोई विश्वास ना होना एवरीवन इंग्लिश में अनार्किज्म कहा जाता है। तो अनार्की का मतलब हो गया अराजकता, और अनार्किस्ट का मतलब हो जाता है अराजकतावादी, अराजकतावादी। और अनार्किज्म को बोलेंगे हिंदी में अराजकतावाद। तो वादी एवरीवन कोई पर्सन होता है, कोई व्यक्ति होता है, और वाद कोई बिलीफ होता है, कोई विश्वास, कोई मान्यता, कोई मेंटालिटी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 22 देखते हैं। वर्ड नंबर 22 इज अफेजिया। तो ए अलग हो गया, ए यानी नो नॉट विदाउट, और फेजिया अलग हो गया। एवरीवन यहाँ पे फेजिया का मतलब हो जाएगा स्पीच, फेजिया का मतलब हो जाएगा स्पीच। यानी अफेजिया एक कंडीशन है जिसमें व्यक्ति ना तो समझ पाता है ना ही प्रोड्यूस कर पाता है। क्या? स्पीच। स्पीच यानी बोली, बात, भाषण, है ना। तो ये भी एक तरह की अक्षमता है जिसमें व्यक्ति बोल नहीं पाता या समझ नहीं पाता। और ये क्यों होता है? ब्रेन डैमेज की वजह से होता है। ब्रेन में, दिमाग में, है ना, छोटी सी क्षति आती है, विकृति आती है, और आदमी बोल नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। तो उस खामी को, उस कमी को एवरीवन अफेजिया बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 23 अफोनिया। ए अलग और फोन अलग, ठीक है। फोन का मतलब आप सबको मालूम होना चाहिए, साउंड होता है, साउंड यानी आवाज, और ए का मतलब हो गया नो नॉट विदाउट। तो अफोनिया का मतलब क्या हो गया? लॉस ऑफ वॉइस ड्यू टू इंजरी, है ना। अगर किसी व्यक्ति के बोलने की क्षमता खत्म हो जाए इंजरी के कारण, किसी चोट के कारण, तो उसको एक शब्द में अफोनिया बोलते हैं, हिंदी में मूकता बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्स में वोकैबुलरी सेक्शन के क्वेश्चन अलग अलग माध्यम से पूछे जाते हैं। सिनोनिम के रूप में पूछे जाते हैं, एंटोनिम के रूप में पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो किसी भी फॉर्म में आपसे शब्दों का अर्थ पूछा जा सकता है, जाना जा सकता है। वर्ड नंबर 24 इज अफोटिक। तो ए का मतलब नो नॉट विदाउट, PHOT फोर्ट। ध्यान दीजिएगा, फोर्ट का मतलब इंग्लिश में लाइट होता है, हिंदी में प्रकाश, रोशनी। तो नो लाइट। तो अफोटिक का मतलब क्या हो गया एवरीवन? ऐसी कोई चीज जिसमें लाइट है ही नहीं, जिसमें रोशनी प्रकाश है ही नहीं, वो लाइटलेस है। तो उसको आप डार्क भी कह सकते हैं, अंधेरा भी कह सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, वर्ड नंबर 25। वर्ड नंबर 25 है एपनिया। तो ए अलग हो गया, ए का मतलब नो नॉट विदाउट, और ये देखिए PNE,
ए, प्रिया, ये रूट वर्ड है। इसका मतलब इंग्लिश में ब्रीदिंग हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा, सांस लेना हो जाएगा, नो ब्रीदिंग। तो एपनिया एवरीवन एक कंडीशन है जिसमें ब्रीदिंग यानी श्वसन क्रिया, सांस लेना रुक जाती है शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए, वाइल एस्लीप, जब आप सो रहे होते हैं तब। तो जब कोई व्यक्ति सो रहा है, नींद में है और उस दौरान उसकी सांसें थोड़ी देर के लिए थम जाती है, तो उस कंडीशन को, उस मेडिकल कंडीशन को एवरीवन इंग्लिश में एपनिया बोलते हैं। Okay everyone, word number 26 is asymmetrical. Asymmetrical, symmetrical का उल्टा है। A यानी no not without, symmetrical का मतलब क्या होता है? सिमेट्री से बना है सिमेट्रिकल। सिमेट्री को हिंदी में सममिति बोलते हैं। सिमेट्री एवरीवन वो प्रॉपर्टी होती है जिसके चलते अगर किसी चीज को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, तो अगर किसी चीज में सिमेट्री है तो वो सिमेट्रिकल है, और अगर किसी चीज में सिमेट्री नहीं है तो वो एसिमेट्रिकल है। तो एसिमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया? टू पार्ट्स ऑफ अ थिंग, किसी चीज के दो पार्ट्स, दो भाग जो एग्जैक्टली सेम नहीं है उनको एसिमेट्रिकल बोलते हैं, हिंदी में असममितीय। जो सेम होते हैं वो सममितीय होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। जो सेम नहीं होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, असममितीय होते हैं। वर्ड नंबर एवरीवन, यहाँ पे वर्ड नंबर 26 है ना, और ये वर्ड नंबर 27 है, ये है वर्ड नंबर 28, 29, 30। चलिए, वर्ड नंबर 27 इज एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस एवरीवन ऑब्वियस है, सिंक्रोनस का उल्टा होता है। सिंक्रोनस पे ध्यान दीजिएगा एवरीवन, क्रोन है, क्रोन रूट वर्ड है, इसका मतलब इंग्लिश में होता है टाइम यानी समय, और सिन भी रूट वर्ड है, SYN, सिन। सिन का मतलब होता है सेम, ठीक है, सेम टाइम, नो सेम टाइम। तो सिंक्रोनस का मतलब होता है एग्जिस्टिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम। वो घटनाएं जो एक ही समय में घटती हैं उनको सिंक्रोनस बोलते हैं, और उसका उल्टा होगा एसिंक्रोनस, मतलब वो घटनाएं, वो इवेंट्स जो एक ही समय में नहीं घटती हैं वो एसिंक्रोनस होती है। अब एसिंक्रोनस को हिंदी में बोलेंगे असमकालिक, और सिंक्रोनस को हिंदी में बोलेंगे हम लोग समकालिक। ठीक है, सम यानी समान, कालिक यानी समय का। ओके एवरीवन, वर्ड नंबर 28 इज एट्रोफी। ए यानी नो नॉट विदाउट, और ट्रॉफ का या ट्रॉफी का मतलब होता है न्यूट्रिशन यानी पोषण, है ना, यानी नो न्यूट्रिशन, कोई पोषण नहीं। अगर पोषण नहीं होगा, अगर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो क्या होगा आप समझ रहे हैं ना। तो एट्रोफिक एक कंडीशन एवरीवन जिसमें कि फ्लैश, मसल और स्ट्रेंथ यानी कि मांस, मांसपेशी, गुद्दा, ये सब कुछ किसी बॉडी पार्ट से लूज हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि शरीर के उस पार्ट में एनफ ब्लड नहीं है। इस कंडीशन को कहते हैं एट्रोफी, हिंदी में एक शब्द में क्षय। चलिए, वर्ड नंबर 29 बहुत ही कॉमन, एटम। इस वर्ड को बहुत पहले पढ़ लिया होगा आपने, उसका मीनिंग बहुत पहले समझ लिया होगा, लेकिन आई डाउट कि आपने उसको ऐसे समझा होगा। ए का मतलब नो नॉट विदाउट होता है, और टॉम रूट वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है टू कट और डिवाइड। टू कट और डिवाइड, काटना या विभाजित करना। ठीक है, तो एटम का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसी कोई चीज जिसको ना तो आप काट सकते हैं ना तो डिवाइड कर सकते हैं, एटम, जिसको आप हिंदी में परमाणु बोलते हैं। चलिए, ये लास्ट वर्ड एवरीवन, इनफैक्ट ये लास्ट ग्रुप है शब्दों का, बहुत सारे शब्द है, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। चलिए, 30 एथिस्ट, ध्यान दीजिएगा एवरीवन। एथिस्ट जो है वो थीस्ट का उल्टा है। अगर आपको थीस्ट का मीनिंग मालूम है तो आपको एथिस्ट का भी मतलब मालूम चल जाएगा। चलिए, थीस्ट को तोड़ते हैं। THE, थी रूट वर्ड है, इसका मतलब इंग्लिश में होता है गॉड या रिलीजन यानी भगवान या धर्म, और IST मतलब पर्सन। तो थीस्ट वो पर्सन है जो गॉड या रिलीजन को मानता है, गॉड या रिलीजन में विश्वास रखता है, और एथिस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, वो व्यक्ति जो भगवान को या रिलीजन को नहीं मानता है। एथिस्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं नास्तिक, और थीस्ट को बोलते हैं आस्तिक। ठीक है एवरीवन, आस्तिक वो जो भगवान को मानता है, नास्तिक वो जो भगवान को नहीं मानता है।
तो अगर आप थीस्ट एथीस्ट समझते हैं तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि एग्नोस्टिक कौन होता है। ध्यान दीजिएगा एवरीवन, एग्नोस्टिक इज अ पर्सन who doubts the existence of God। एग्नोस्टिक वो है एवरीवन जिसको डाउट है, जिसको शक है, संदेह है भगवान के अस्तित्व पर। वो ये बात ना तो पूरी तरह से मानता है कि भगवान है और ना ही खारिज करता है कि भगवान है, तो उसको शक है, दुविधा है, शंका है, संदेह है, वो दुविधा में रहता है। एग्नोस्टिक को हिंदी में कहते हैं संशयवादी। संशयवादी जिसको संशय है, शक है, संदेह है भगवान के अस्तित्व पर। अगर आपने एथीस्ट समझा है तो आपको एथिज्म का भी मीनिंग समझ में आना चाहिए। देखिए ए तो है ही, थी भी है और आईएसएम आके जुड़ा है। आईएसएम याद कीजिए, अभी पीछे मैंने बताया है बिलीफ होता है, तो एथिज्म का मतलब हो जाएगा बिलीफ इन नो गॉड। एथिज्म का मतलब हो जाएगा बिलीफ इन गॉड। बिलीफ इन नो गॉड। बिलीफ इन नो गॉड इज कॉल्ड एथिज्म। ठीक है, आप इसको बोलेंगे नास्तिकवाद या अनीश्वरवाद। नास्तिकवाद या अनीश्वरवाद। और थिज्म को बोलेंगे ईश्वरवाद, आस्तिकवाद। अब एग्नोस्टिक का मतलब संशयवादी, तो एग्नोस्टिज्म का मतलब संशयवाद, मतलब ये डाउट होता है, शक होता है। डाउट को बोलते हैं एग्नोस्टिसिज्म। किस चीज का डाउट? यही कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं या भगवान एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस तरह से एवरीवन आपने पहले ग्रीक रूट वर्ड से बने बहुत सारे शब्दों को देखा। शब्द और भी हैं एवरीवन, जैसा कि मैंने पहले कहा था, लेकिन सारे शब्दों को इस तरह से क्लास में देखना संभव नहीं है ना। लेकिन इतने शब्द हमने देखे जो बराबर हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उससे बहुत आइडिया, बहुत हेल्प मिल रहा है हमें ये समझने में कि आखिर वर्ड फॉर्मेशन होता कैसे है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।